Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kushways. Now, as we are learning about the evolution, we had already seen the theories of Darwin and this Hugo de Vries. इन्होंने जो theories दी थी वो हमने पहले 7th वीडियोस में देखी थी, ठीक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है। जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो यही है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थ्योरीज। डार्विन ने क्या कहा, ह्यूगो डी व्राइज ने क्या कहा, सबको कंबाइन करके ये एक नई थ्योरी बनाई गई है। दैट इज द सिंथेसिस थ्योरी एंड okay, this is the synthetic theory and this theory is given by G.L. Stevin. He has written one book called The Process of Organic Evolution. तो जैसा कि हमने देखा कि डार्विन ने कहा, as Darwin said that there is a survival of the fittest, यानी कि नेचर सेलेक्ट करता है। नेचुरल सिलेक्शन इज दैट who will survive, the one who is very fit that will survive. Okay, तो अगर कई सारे रैबिट हैं, ये सब रैबिट हैं, तो जो रैबिट सबसे तेज भाग सकता है 1, 2 और 3, सपोज दीज आर द 3 रैबिट्स, द वन हु कैन रन वेरी फास्ट, जो भाग सकता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे वेरिएशन है, उसके अंदर ऐसी पावर है that he can run very fast, तो he has some variation। तो यही नेचर इसे सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि यही अपने आप को बचा सकता है एनवायरनमेंट में। फॉक्स इसे नहीं खा पाएगा क्योंकि ये बहुत तेज भाग सकता है, छुप सकता है, तो यही फिट है इस टाइम पे। तो यही आगे की प्रोजेनिस बनाएगा, है ना, यही रिप्रोड्यूस करेगा और इससे अपनी प्रोजेनिस बनाएगा और रैबिट बनेंगे एंड सो ऑन, मोर रैबिट्स आर फॉर्म, एक पॉपुलेशन बन जाएगी। ओके, तो नेचर इज सिलेक्टिंग हु इज द बेस्ट, तो देयर इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने कह दिया कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो फिट है, दिस इज द फिट रैबिट, तो एक ये फिट है तो इसके अंदर ऐसा क्या है, क्यों ये फिट है, ये जो कैरेक्टर है वो कहाँ से आया इसके अंदर, व्हाई नॉट द अदर रैबिट्स आर फिट। ओके, तो ये बताया ह्यूगो डी व्राइज ने। उन्होंने दी थी म्यूटेशन थ्योरी, this we had already discussed. He has given mutation theory. He has seen the plant called Enothera remarkiana. उन्होंने देखा कुछ plants तो normal हैं, कुछ plants कुछ abnormality show कर रहे हैं, तो he has studied that plant and he said that there are mutation and these mutation are at the genetic level. ठीक है, जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन होते हैं और विच कॉजेज वेरिएशन। तो जो जेनेटिक लेवल, जो ये वेरिएशन है वो कहाँ से आ रहे हैं, दे आर एट द जेनेटिक लेवल, यानी कि हमारे जीन्स में चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो आप जानते हो ये हमारा डीएनए होता है। ओके, दिस डीएनए हैविंग जीन्स, ये हमारे यहाँ पे बेस पेयर होते हैं, ए पेयर विद टी, जी पेयर विद सी, है ना, लाइक दिस। सो some part of the DNA is the gene which is going to form RNA, RNA is going to form protein। तो इस लेवल पे यानी कि जेनेटिक यहाँ पे जो वेरिएशन होंगे वही आगे जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में वही वेरिएशन जाते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूगो डी व्राइज ने बताया। ठीक है, डार्विन ने कह दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो बता दिया था, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। अराइवल ऑफ फिटेस्ट कि जो फिट है उसका अराइवल कहाँ से हो रहा है, दैट इज एट द जेनेटिक लेवल। सो द वेरिएशन इज एट द जेनेटिक लेवल। इन दोनों की थ्योरीज को मिला के सिंथेटिक थ्योरी बनाई गई। ओके, दैट इज गिवन बाय G.L. Stevin and he has written the book Process of Organic Evolution. Okay, so these are the factors of modern concept of evolution. तो ये 4 फैक्टर हैं। फर्स्ट इज द जेनेटिक वेरिएशन, second is the natural selection which we have seen, third is the speciation and fourth is the reproductive isolation. Okay, again I am repeating, genetic variation यानी कि जो हमारे जीन्स में वेरिएशन हो रहा है वो, नेचुरल सिलेक्शन, देन स्पीशिएशन, नई स्पीशीज का बनना,
ठीक है, ओरिजिनल स्पीशीज से कोई नई स्पीशीज का बनना। एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है इंटरब्रीडिंग होने से रुकावट करना। कैसे वो इंटरब्रीड नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी क्या बैरियर्स हैं, ओके, दैट वी विल सी। तो ये 4 फैक्टर है। पहले हम देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन जो है, सपोज ये एक इंडिविजुअल है, इसका ये डीएनए है, ओके, इस डीएनए में कुछ चेंजेस हो गए, कुछ वेरिएशन हुए। अगर वो वेरिएशन अच्छे हैं, ओके, गुड है, यानी कि उसको अडेप्ट होने में हेल्प कर रहे हैं, जो भी एनवायरमेंट कंडीशन है, गर्मी ज़्यादा है या ठंड ज़्यादा है, उस एनवायरमेंट कंडीशन में उसको अडेप्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये जो वेरिएशन है आगे जाएंगे, ओके, वेरिएशन जो है आगे जाएंगे और धीरे धीरे एक पॉपुलेशन बन जाएगी, ओके। तो जो इवोल्यूशन होता है ना, वो पॉपुलेशन में होता है। एक सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट इवॉल्व, ओके, अगर हम अपनी बात करें, वी कैन नॉट इवॉल्व, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि एक इंसान क्या है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है, सर्टेन टाइम बाद वो मर जाता है, तो वो इवोल्यूशन कैसे शो करेगा, नहीं कर सकता। पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होता है, तो अपनी पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, वो तो मरेगी नहीं, ओके। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ टाइम है, वो तो मर गया, ओके। तो इंडिविजुअल का रोल क्या है कि उस जेनेटिक वेरिएशन को पास ऑन करना। इंडिविजुअल कैन पास द जेनेटिक वेरिएशन, तो वो जेनेटिक वेरिएशन अगर पास ऑन होते रहते हैं और वो यूजफुल होते हैं, तो वो एक पॉपुलेशन बना देते हैं, तो एक पॉपुलेशन बन गई, विच इज द फिट पॉपुलेशन, इजंट इट। जेनेटिक वेरिएशन, देखिए, पहले तो हमें जीन पूल क्या होता है वो पता होना चाहिए। जीन पूल, जीन पूल मतलब कोई भी स्पीशीज है, सपोज ह्यूमन की स्पीशीज, उसके ऑल जीन्स, सारे जीन्स, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज के ऑल जीन्स आर मेकिंग द जीन पूल। जीन्स सारे मिला के क्या बना देते हैं, जीन का पूल बनाते हैं, यानी कि उस कोई भी स्पीशीज ले लो, बर्ड की स्पीशीज ले लो, बर्ड की जितनी भी स्पीशीज है उसमें क्या जेनेटिक वो है, जेनेटिक कोड है, क्या है वो, दैट जीन ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑफ पर्टिकुलर बर्ड, नॉट ऑल स्पीशीज, बर्ड की बात करें, सारी बर्ड्स के जो जीन है, उस पूरे का जीन को हम बोलते हैं जीन पूल। इज इट क्लियर नाउ। इस जीन पूल में या जीन में कोई चेंजेस आए, ओके, जैसे ये डीएनए है, डीएनए में कोई एक पर्टिकुलर जीन है, ये जीन का रिमूव हो जाना या कोई पर्टिकुलर जीन का ऐड हो जाना, that will change the gene frequency, okay, that will change the gene frequency, is it clear। कोई भी addition of new gene or deletion of new gene will change the gene frequency, increase or decrease the gene frequency, is it clear। now first we will see the gene migration। gene migration क्या होता है, migration you know, माइग्रेशन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एक, यहाँ पे कोई भी है बंदा, वो माइग्रेट करके चला गया दूसरी जगह पे, सो द मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन। और जीन का मूवमेंट हो रहा है तो वी कॉल इट जीन माइग्रेशन, ओके। सो हियर देयर इज अ पॉपुलेशन, यहाँ पे सपोज कुछ ऐसे फ्रॉग हैं जो बहुत डार्क कलर के हैं, एंड देयर आर अनदर फ्रॉग, और भी फ्रॉग है यहाँ पे वो जो लाइट कलर के हैं, ये फ्रॉग की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसमें से कुछ फ्रॉग डार्क कलर वाले कुछ फ्रॉग चले गए यहाँ पे, उन्होंने अपनी प्लेस चेंज कर दी, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें जो जीन्स थे वो माइग्रेट कर गए, क्योंकि एवरीबडी इज हैविंग जीन्स, वी कैन से दैट जीन्स आर माइग्रेटेड, ओके। एंड यहाँ से जीन चले गए, कहाँ ऐड हो गए, यहाँ पे ऐड हो गए, यहाँ पे ऐड हो गए वो जीन्स, सो दैट वी कॉल इज द एडिशन ऑफ एलील्स। एलील्स और जीन्स में तो डिफरेंस जान रहे हैं, ओके। जीन्स के ऑल्टरनेट फॉर्म्स को एलील्स बोलते हैं, तो वो यहाँ पे ऐड हो गए, ये वाली बात तो क्लियर है। तो जीन क्या हो गया, माइग्रेट हो गया, ओके। एंड दिस एडिशन ऑफ जीन्स और डिलीशन ऑफ जीन्स इज व्हाट वी कॉल जीन फ्लो। यहाँ पे तो ये ऐड हो गए जीन्स,
है ना, यहाँ पे माइनस हो गए, डिलीट हो गए जीन्स, कम हो गए यहाँ पे वो जीन्स का वेरिएशन। क्लियर? दैट इज व्हाट वी कॉल जीन फ्लो। जीन हो गया फ्लो। ओके, सेकंड इज द नॉन रैंडम वेटिंग। नॉन रैंडम वेटिंग, देखिए कुछ ऐसी बर्ड्स हैं उनकी बहुत आईज ब्राइट है। ओके, दे आर बर्ड्स व्हिच आर हैविंग ब्राइट आईज, and there are birds which have not that much bright eyes। ठीक है, तो बर्ड्स क्या करेंगी, नॉन रैंडम वेटिंग है, यानी कि वो अपना सिलेक्शन करेंगे खुद। रैंडम होती तो भाई कोई भी किसी से इंटरब्रीड कर सकती है, कोई भी किसी से मेटिंग कर सकती है, नहीं। लेकिन नॉन रैंडम मेटिंग हो रही है, भाई वो अपना पार्टनर खुद चूज कर रही है, मुझे किससे मेटिंग करनी है वो अपना पार्टनर खुद चूज कर रही है। तो उसने अपना पार्टनर ब्राइट आइज वाली को चूज किया है, ब्राइट आइज वाली के संग उसने मीटिंग करी है, तो भाई वही जो करेक्टर है वो पास ऑन होगा, है ना। आगे की प्रोजेनियर्स कैसी होंगी, ब्राइट आइज वाली होंगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग की वजह से भी जेनेटिक वेरिएशन होता है। नेक्स्ट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट दो चीज पढ़ेंगे, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, पहली बात तो देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट में माइग्रेशन भी आता है। ठीक है, यानी कि माइग्रेशन की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है, माइग्रेशन की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, बट जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से माइग्रेशन नहीं होता। फर्स्ट थिंग दिस इज क्लियर। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, चांस, बाय चांस वो जीन से एलिमिनेट हो गए। ओके, चांस एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स ऑफ सर्टेन ट्रेट्स। कुछ कोई भी ट्रेट है, बहुत ब्राइट करेक्ट की आईज है, या कुछ हेयर करली हेयर है, कोई भी सर्टेन ट्रेट ले लीजिए, बाय चांस उनका एलिमिनेशन हो गया। अब वो बाय चांस में क्या आता है, एक तो होता है माइग्रेशन। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनिजम्स है वो माइग्रेट कर गए, जो भी हमने देखा कहीं और चले गए, राइट। एंड इट कैन बी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी में कहीं आग लगी, फॉरेस्ट फायर, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, है ना, अर्थक्वेक्स आ गए, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो सर्टेन जीन्स जो है एलिमिनेट हो गए। ठीक है, जेनेटिक इफेक्ट जनरली कम पॉपुलेशन वाले ऑर्गेनिज्म पे ज्यादा इफेक्ट करता है। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो इफेक्ट, द फाउंडर इफेक्ट, दूसरा बॉटल नेक इफेक्ट। इसमें हम देखेंगे, देखिए एक साउथ अफ्रीका का केस बताते हैं। ये सपोज साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे कुछ बोट में बैठ के डच पीपल थे, वो साउथ अफ्रीका में एंटर हो गए। ओके, और इन पीपल्स में डिजीज थी दैट इज कॉल्ड हंटिंगटन डिजीज। इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये जो लोग थे यहाँ पे आ गए। ओके, पहले ये बहुत कम होता था साउथ अफ्रीका में, कुछ ही पीपल थे जिनमें ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही डच पीपल यहाँ एंटर हुए तो ये जो है हंटिंगटन डिजीज इस एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो पीपल्स थे डच पीपल, दे आर कॉल्ड द फाउंडर्स नाउ। ठीक है, इन्होंने इंटरब्रीड किया, यहाँ के और भी लोग हो गए उनके साथ, तो क्या हुआ कि ये जो डिजीज थी ये फैल गई, अब ज्यादा लोगों को ये डिजीज होने लगी। दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। माइग्रेट कर गए ना ये लोग, यहाँ पे आ गए। अभी माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम बढ़ गई। ओके, क्योंकि वो जो जीन्स थे, जो हार्मफुल जीन्स है, जो डिजीज कॉज कर रहे, वो यहाँ की पॉपुलेशन में ऐड हो गए। ठीक है, so let's read the definition. It is noted when a small group of people called founders leave their homes to find a new settlement. तो ऐसे सर यहाँ पे जो भी है कुछ पीपल्स थे
अपना घर छोड़ के वो रहने आ गए यहाँ पे, इनमें ये प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ गई। इज इट क्लियर? नाउ दीज पीपल आर व्हाट वी कॉल फाउंडर्स, ये यहाँ के फाउंडर्स कहलाएंगे। ओके, अब बॉटलनेक इफेक्ट क्या है? देखो फाउंडर इफेक्ट तो समझ गया, माइग्रेशन की वजह से हुआ है। बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है? इट इज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। देखिए नेचुरल कैलामिटी, फ्लड आ रहा है, फॉरेस्ट फायर लग रहा है, फॉरेस्ट फायर हो गया, तो भाई कोई भी एलिमिनेट हो सकता है, कोई भी मर सकता है ना। ऐसे अब भाई नेचर मार रहा है तो ये तो नहीं सिलेक्ट करके मारेगा कि मैं ग्रीन कैंडिडेट्स को मारूं या मैं रेड कैंडिडेट्स को मारूं, नॉट लाइक दैट। कोई भी मर सकता है, कोई भी एलिमिनेट हो सकता है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी जिसमें रेड कलर के इतने ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ग्रीन कलर के आप देख सकते हैं, ब्लू कलर के देख सकते हैं, ठीक है। बट बॉटल नेक देखिए, अब ये जो नेक होती है बहुत पतली होती है बॉटल की, ओके। अब इसमें से कौन सरवाइव कर गया वो आगे पॉपुलेशन बढ़ाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं सर्वाइवर्स में से ग्रीन कलर ज्यादा सर्वाइवर्स थे, ये सर्वाइवर्स है। रेड वाला बेचारा एक ही रह गया। तो अब किसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी? नेक्स्ट पॉपुलेशन हमें किसकी ज्यादा देखने को मिलेगी? ऑब्वियसली ग्रीन वाले की, ठीक है। ग्रीन वाले कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल बॉटलनेक इफेक्ट, ओके। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये दोनों इफेक्ट हैं, फाउंडर इफेक्ट दैट इज ड्यू टू माइग्रेशन एंड बॉटलनेक इफेक्ट दैट इज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। तो इसमें आप देख सकते हो कि बाय चांस जो है जीन एलिमिनेट हो रहा है, क्लियर। Now let's see the definition again. Founder's effect. When some individual from a large population forms a smaller population by separation. बात समझ में आई? जैसे अभी हमने ये देखा कि ये जो डच पीपल थे ये कहीं रह रहे होंगे, है ना। इन्होंने अपना घर बार छोड़ा, यहाँ से ये निकल लिए बोट में बैठ के, ये निकल लिए और ये आ गए साउथ अफ्रीका में। तो वही वाली बात है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी तो कुछ लोग निकल के कहीं और रहने आ गए। Now they are called the founder of that place. Clear? Bottleneck effect क्या कह रहा है? When population size drastically decrease due to sudden environmental changes. जब population का size जो है क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। जैसे हमने अभी देखा कि जो भी population थी ओरिजिनल population, इसका जो है साइज धीरे कम हो गया, किसकी वजह से? नेचुरल कैलामिटी की वजह से। फ्लड हो गया, ये सुनामी आ गई, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, फायर हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल बॉटलनेक इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल सी द म्यूटेशन। म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशंस होते हैं, ये तो आपको पता ही है। म्यूटेशन, ये आप मेरा म्यूटेशन वाला वीडियो देखेंगे उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कितने डिफरेंट तरह के म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है। जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन होते हैं, तो सपोज ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस है ए टी सी ए टी जी सी वट एवर, ए के संग टी पेयर करेगा, ए जी टी टी ए सी जी, ओके। ये था सीक्वेंस, ओके। अब इस सीक्वेंस में कोई चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये बेस पेयर एडेनिन की जगह कुछ और आ जाए, यहाँ पे जी आ गया, तो क्या होगा? पूरा का पूरा प्रोटीन जो बन रहा है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, है ना। कोई भी प्रोटीन जो बन रहा है वो चेंज हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाता है, डिफेक्टिव हो सकता है, फिर भी हो सकता है, दैट वी कैन नॉट से। पर म्यूटेशन हो गया वहां पे क्योंकि वो बेस पेयर चेंज हो गया। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट वी कॉल जीन म्यूटेशन। अब ये डीएनए क्या बनाता है? डीएनए से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, है ना। डीएनए फोल्ड होके क्रोमोसोम बना लिया इसने, ठीक है। अब आपको पता है क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं हमारे, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ओके। अब ये क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे एक और क्रोमोसोम आ गया सपोज, है, डिप्लॉयड कंडीशन होती है, लेकिन ये तो एक और ऐड हो गया, तो ये एडिशन ऑफ क्रोमोसोम या डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है। ये डिलीट हो जाता है, ये निकल जाता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो एडिशन ऑफ डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम दैट इज व्हाट वी कॉल क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोम की जो है एबनॉर्मलिटी हो गई, ओके। दैट कैन बी एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? क्रोमोसोम ऐड होता है या डिलीट होता है,
पॉलीप्लोराइड में पूरा का पूरा सेट चेंज हो जाता है। कैसे बताएं? जैसे हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, चौथा पेयर ये हो गया एंड सो ऑन, ऐसे हमारे 23 पेयर्स हैं। अब यहाँ पे हर एक पे एक ऐड हो गया, हर एक पे एक एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, ओके, तो पूरा पूरा सेट चेंज होना है, पूरा का पूरा सेट चेंज होना है, उसे बोलते हैं पॉलीप्लोइड। तो ये होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशंस होते हैं। यूजफुल म्यूटेशन भी हो सकते हैं और हार्मफुल म्यूटेशन भी होते हैं। हार्मफुल म्यूटेशन की वजह से वो लीथल होते हैं ज़्यादातर, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। यूजफुल म्यूटेशन होता है तो वो आगे की जनरेशन में चले जाते हैं। नाउ जीन रिकॉम्बिनेशन, देखिए मियोसिस जब होती है, जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी वेरिएशंस होते हैं। पहली बात तो जब मियोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस हो रही है, सिनेप्सिस में आप देखिए क्रोमोसोम्स पास आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स पास आ गए, उसके बाद ये क्रॉसिंग, इनके जो आर्म्स हैं वो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, और ये थोड़ा थोड़ा पार्ट एक दूसरे को दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन हो गया, दोबारा रिकम्बाइन किए हैं ये, ओके। तो इस क्रोमोसोम का जो ब्लू वाला था उसका पार्ट यहाँ पे आ गया, इस व्हाइट वाले का पार्ट यहाँ पे आ गया, यू कैन सी एट द टिप। तो ये जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, ओके, जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस हैपेंस। क्लियर है ये वाली बात? नाउ नेक्स्ट इज अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग द टू जीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन, सॉरी मिक्सिंग द जीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन, ओके। जैसे कैबेज और रेडिश, कोई भी दो प्लांट उसको क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं, ओके, और हमें एक नई ब्रीड मिल जाती है। जैसे कि ये इसका क्रॉसिंग करा के मिल जाएगी रेफिनो ब्रासिका, रेफिनो, जस्ट अ सेकेंड, रेफिनो रेफिनो ब्रासिका, ओके। सो कैबेज और ब्रेडिश को मिला के एक नई वैरायटी मिल गई, दैट इज व्हाट वी कॉल रेफिनो ब्रासिका, एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हमने दोनों पॉपुलेशन की जीन्स को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से वेरिएशंस हो गए, एक नई वैरायटी मिल गई, दैट इज व्हाट वी कॉल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट, पहला जो वो था जीन माइग्रेशन, वो हमने कवर कर लिया, उसमें हमने सब चीजें देख ली, जेनेटिक वेरिएशन में, सॉरी, जीन माइग्रेशन देख लिया, नॉन रैंडम मीटिंग देख ली, कोई भी अपनी चॉइस होती है, अपनी चॉइस से हम मीटिंग करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन की वजह से मियोसिस के टाइम में जो है क्रोमोसोम्स जो है अपना अपना पार्ट शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? जेनेटिक वेरिएशन। देन हाइब्रिडाइजेशन एज वेल कॉजेज जेनेटिक वेरिएशंस। तो हमें चार फैक्टर में से हमने एक फैक्टर पूरा कर लिया, जेनेटिक वेरिएशन वाला। अब नेचुरल सिलेक्शन में पहले भी पिछली वीडियो में देखा हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, बट फिर से हम देख लेते हैं कि क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन, विच इंडिविजुअल प्रोड्यूस मोर सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग देन अदर्स। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? कौन सा इंडिविजुअल अपने मोर सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो जैसे ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, ये और इंडिविजुअल्स है, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स बेस्ट अडेप्टेड है, वट एवर द टेम्परेचर और एनवायरमेंटल कंडीशंस, he are best adapted, okay. So these will produce progenies, okay. These are best adapted, so they will produce progenies or offsprings, better offsprings, okay. तो ये अपनी मोर सर्वाइविंग ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है। तो इनके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं जेनेटिक लेवल पे, वो ये पास ऑन करेंगे आगे की प्रोजेनीज में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नेचर इज सेलेक्टिंग, नेचर सेलेक्ट कर रहा है। पहली बात तो ये नेचर सेलेक्ट कर रहा है, ये जिंदा है, ये मर गए, सपोज बहुत ही हॉट टेम्परेचर था तो दे कैन नॉट सर्वाइव, ये इनकी होगी डेथ। बट
बट दे हैव सर्टेन वेरिएशंस। इनके अंदर जेनेटिक लेवल के कुछ वेरिएशंस थे जिससे ये सर्वाइव कर सकते हैं, हॉट टेम्परेचर में रह सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, दे कैन सर्वाइव। इनके अंदर जो वेरिएशन थे वो आगे की प्रोजेनीज में क्या होंगे, पास ऑन होंगे, ठीक है, आगे की प्रोजेनीज से नेक्स्ट प्रोजेनीज बनेंगे एंड सो ऑन, देन अल्टीमेटली अ पॉपुलेशन इज फॉर्म। ओके, तो कौन सिलेक्ट कर रहा है इसको, नेचर सिलेक्ट कर रहा है। जो बेस्ट अडेप्टेड है, यानी कि उनके अंदर कुछ ऐसे अडेप्टेशंस हैं एट जेनेटिक लेवल विच help them to survive in that particular environmental condition. Is it clear? तो nature is selecting them. 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो पहले हम देखिए ये इंसेक्ट्स हैं, बीटल्स मान लीजिए, ठीक है, ये लाइट कलर की है। ओके, ये है आपकी नॉर्मल कलर की बीटल्स, इसमें कुछ कलर कर लेते हैं। दिस इज वेरी इजी, बहुत ही इजी है ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे है डार्क कलर की बीटल्स, ठीक है। तो पहला जो है स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजेशन में मतलब नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है, नेचर एवरेज फिनोटाइप को सिलेक्ट कर रहा है। ओके, किसको सिलेक्ट कर रहा है, एवरेज फिनोटाइप को, यानी कि दिस फिनोटाइप इज सिलेक्टेड, दिस वन। ओके, ये एक्सट्रीम्स हैं, ये बिल्कुल लाइट कलर की है, बिल्कुल डार्क कलर की है, ये मीन है, ठीक है। तो एवरेज फिनोटाइप इज सिलेक्टेड, एवरेज इन व्हाट, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग में एवरेज फिनोटाइप सिलेक्ट किया जाता है। डायरेक्शनल वाले की हम बात करेंगे तो कोई भी एक्सट्रीम वाला सिलेक्ट किया जाएगा, या तो इस साइड वाला या इस साइड वाला, कोई सा भी हो सकता है ना। तो इस साइड वाला भी हो सकता है और इस साइड वाला भी हो सकता है। ओके, और जो थर्ड वाला है दैट इज डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में आपको बोथ द साइड्स एक्सट्रीम्स आर सिलेक्टेड, ठीक है। इसको छोड़ दो, दोनों साइड के ये वाला और ये वाला दोनों ही एक्सट्रीम सिलेक्ट कर लिए हैं नेचर में। तो ये 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। एक में आपने देखा कि एवरेज फिनोटाइप इज सिलेक्टेड, दूसरे में आपने देखा कि कोई भी एक्सट्रीम फिनोटाइप इज फेवर, या तो ये वाला या ये वाला। डिस्ट्रक्टिव में एक्सट्रीम्स आर फेवर, दोनों साइड के एक्सट्रीम्स को भी नेचर सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी द डायग्राम। तो पहले स्टेबलाइजेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, ये देखिए, शॉर्ट टेल मैस अप द कैट्स बैलेंस। देखिए ये कैट है, इसकी छोटी पूंछ है, इसकी बहुत लंबी पूंछ है, ठीक है। तो छोटी पूंछ जो है बैलेंस नहीं रख पा रही है, कैट अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती है, और जो लंबी टेल वाली है वो उनकी जो टेल है वो ड्रैग करती है, जमीन से टच होती है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो मीडियम टेल्स आर बेस्ट, जो मीडियम टेल है वो बेस्ट है, तो इसको नेचर ने सिलेक्ट करना है। ये हो गया स्टेबलाइजेशन सिलेक्टर, ठीक है, मीडियम वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब एक साइड की डायरेक्शन है, तो कोई इस साइड का एक्सट्रीम या इस साइड का एक्सट्रीम। ओके, वन एक्सट्रीम स्ट्रेट इज सिलेक्टेड। तो आप देख सकते हो लॉन्ग विगली टेल्स लुक लाइक अ स्नेक। आप देख सकते हो इसकी लंबी पूंछ है जो क्या लगती है, स्नेक जैसी लगती है, और ये डरा देती है प्रेडेटर्स को। तो द लॉन्गर द टेल द मोर इट लुक्स लाइक अ स्नेक। तो इसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस ये शिफ्ट हो गया कर्व यहाँ पे, क्योंकि दिस एक्सट्रीम जो लंबी टेल वाला है वो एक्सट्रीम फीचर है, दैट इज व्हाट सिलेक्टेड। क्लियर। अब ये वाली बात करते हैं, बोथ द एक्सट्रीम्स आर सिलेक्टेड। आप देख सकते हो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही एक्सट्रीम सिलेक्ट कर दिए, मीडियम वाले को रिजेक्ट कर दिया। दिस इज व्हाट कॉल्ड डिसरप्टेड, ठीक है, 2 टुकड़ों में हमें मिल रहा है। इस स्क्विरल की पूंछ छोटी है, शॉर्ट टेल्स हेल्प कीप प्रेडेटर्स फ्रॉम कैचिंग यू, ठीक है। पूंछ छोटी है तो भाई प्रेडेटर आते हैं तो पकड़ में नहीं आ पाता। लंबी पूंछ है तो बैलेंस अच्छा बना पा रही है, गुड बैलेंस इन द ट्रीज। मीडियम टेल्स डोंट हेल्प, मीडियम टेल वाले कहीं भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, तो नेचर ने दोनों ही एक्सट्रीम्स को जो है सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब आप स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन जो होता है वो आप
ह्यूमन हाइट में भी आप देख सकते हो, ह्यूमन की जो हाइट है, ना तो आपको बहुत छोटे पर्सन मिलेंगे ना ही बहुत लंबे, एक एवरेज हाइट के ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वही बेस्ट है। ओके, एंड ऑल्सो यू विल सी इन द बेबीज दिस वेट व्हेन द बेबी इज बॉर्न। 2 किलो के बेबीज बहुत कम बॉर्न होते हैं, 4-5 किलो के बेबीज बहुत कम बॉर्न होते हैं, मीडियम होता है 2.5 टू 3 to 4 kg के, है ना। तो मीडियम को सिलेक्ट कर लिया गया है। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट वी कॉल स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके, 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज स्पीशीएशन। स्पीशीएशन का क्या मतलब होता है? स्पीशीएशन मीन्स नई स्पीशीज का बनना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। कोई भी एक एग्जिस्ट कर रही है स्पीशीज, उससे नई नई स्पीशीज का बनना, नई नई स्पीशीज का, जैसे हम अडेप्टिव वेरिएशंस भी बोलते हैं, जो हमने डार्विन फिंचेस में पढ़ा था। ओके, नई नई स्पीशीज का बनना। अब दैट कैन बी एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक। स्पीशीएशन कैन बी एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक में क्या होगा कि कोई भी बैरियर की वजह से, ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से, कोई पहाड़ है या कोई नदी आ गई है बीच में, उसकी वजह से जो है वो स्पीशीज सेपरेट हो गई है और ये नई स्पीशीज बन चुकी हैं। ठीक है, सिम्पैट्रिक में आप देख सकते हो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से उसी पर्टिकुलर एरिया में, जो भी ये एरिया था, इसी पर्टिकुलर एरिया में नई स्पीशीज बन गई है। ओके, एलोपैट्रिक में आपने देखा कि यही पर्टिकुलर एरिया था, इसमें कोई बीच में आ गई नदी, जिसकी वजह से स्पीशीज हो गई सेपरेट। ओके, ज्योग्राफिकल एरिया भी सेपरेट हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल एलोपैट्रिक स्पीशीएशन। सिम्पैट्रिक मतलब सेम जगह पे ही हो रहा है वेरिएशन, नई स्पीशीज बन रही है। ठीक है, आपने डार्विन फिंचेस में भी देखा था कि सीड ईटिंग बर्ड से कितने तरह की जो है फिंचेस बन गई। ओके, कितने तरह की बीक्स बनी हैं, कोई इंसेक्ट खा रही है, तो कोई कैक्टस को क्रश करके खा रही है ना, कोई फ्रूट को खा रही है। यू कैन सी fruit eaters here, insect eaters, seed eaters, cactus eaters as well. तो एक particular seed eating bird से many different species of birds are formed, and this is what we call speciation, formation of one or more new species from the existing one. जो पहले ओरिजिनल रह रही थी उससे नई स्पीशीज का बनना। ठीक है, तो नई स्पीशीज कब बनेगी? जब जेनेटिक वेरिएशन होंगे, यानी कि जीनोटाइप चेंज हो रहा है ना, जीन में चेंजेस हो रहे हैं। अब एक एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर स्पीशीज, नई स्पीशीज बन रही है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक स्पीशीज है, इससे एक न्यू स्पीशीज बन रही है बी, दिस इज द न्यू स्पीशीज। ओके, क्योंकि ये में कुछ वेरिएशंस हुए जिसकी वजह से नई स्पीशीज बन गई। अब ये वाली स्पीशीज इससे इंटरब्रीड कर लेगी, तो क्या होगा, वो जीनोटाइप तो मिक्स हो गया ना, है ना। नई स्पीशीज कैसे बनेगी, फिर स्पीशीएशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि उनमें इंटरब्रीडिंग होना नहीं चाहिए। ओके, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए, यानी कि वो इंटरब्रीड नहीं करना चाहिए। अगर वो इंटरब्रीड कर गए तो नई स्पीशीज का इवोल्यूशन होना बिल्कुल नामुमकिन है। क्लियर? सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है? मैकेनिज्म which check the population of two different species from interbreeding। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो चेक करता है पॉपुलेशन की को वो आपस में इंटरब्रीड ना करें। अगर वो इंटरब्रीड कर जाएंगे तो वो नई स्पीशीज नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो जीनोटाइप जो है वापस से फिर से मिक्स हो जाएगा। ओके, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन बी प्री-zygotic and can be post-zygotic. Okay, प्री-zygotic isolating mechanism क्या क्या है? टेम्पोरल, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल, मैकेनिकल। देखिए एक एक करके देखते हैं। पहले टेम्पोरल की बात करते हैं। अकर्स व्हेन टू स्पीशीज मेट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ठीक है, ये कोई भी दो स्पीशीज हैं, ये दूसरी स्पीशीज है, इनका जो टाइमिंग है मीटिंग का वो अलग अलग है, तो आपस में ये इंटरप्रीट तो करेंगे नहीं, तो इसलिए नई स्पीशीज बना सकते हैं। सेकेंड इज इकोलॉजिकल, occurs when two species occupy different habitat। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका हैबिटेट कुछ और है, इसका हैबिटेट कुछ और है, ये कहीं और रहता है, ये कहीं और रह सकता है, यानी कि वो दोनों स्पीशीज अलग अलग रहती हैं, हैबिटेट अलग अलग है, तो नहीं वो क्या करेंगे, इंटरब्रीड नहीं करेंगे। तो दिस इज प्री-zygotic isolating mechanism, these all are। then behavior,
देखिए बिहेवियर होता है कि कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो फीमेल्स वगैरह होती हैं अट्रैक्ट होती हैं, कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। तो occurs when two species have different courtship behavior। अगर भाई उनका बिहेवियर अलग अलग है बुलाने का, है ना, मेटिंग करने के लिए जो कॉल किया जाता है ना, बुलाते हैं, वो ही अलग अलग है, तो वो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हो गया, है ना, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? So this is also isolating mechanism. Then the fourth one is mechanical. Occurs when physical difference prevent copulation. There is a physical difference. Both genitals have the physical difference. Okay, you can see this is very short. This is very long. This is very tall. तो genitals में भी difference होता है, so they cannot intervene. So these all are the pre-zygotic isolating mechanism. Post-zygotic में हम देखेंगे hybrid inviability. Hybrids are produced but fail to develop to reproduce maturity. यानी कि कोई दो स्पीशीज है, ये है, कोई दूसरी भी है, कोई रिप्रोड्यूस तो कर गए, उनका ऑफ स्प्रिंग भी बन गया, लेकिन ये ऑफ स्प्रिंग मैच्योर नहीं हो पाएगा। ओके, पोस्ट जाइगोटिक मतलब जाइगोट बनने के बाद के इवेंट्स। हाइब्रिड इनफर्टिलिटी, इसमें क्या होगा, हाइब्रिड फेल्स टू प्रोड्यूस फंक्शनल गैमेट्स, यानी कि हाइब्रिड बन तो गया है but this hybrid is not able to produce gametes, not able to produce gametes. Okay, so this cannot pass on the character to the next generation. Then hybrid background. F1 hybrids are fertile, but F2 generation fails to develop properly. Okay, F1 के जो hybrids हैं वो तो fertile बने, यानी कि ये पेरेंट्स थे, इनमें क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन आई, इस F1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन दैट इज F2 जनरेशन आई। सो F1 hybrids तो fertile बने, these all are the fertile hybrids, but F2 generation fails to develop properly, लेकिन इनसे F2 जनरेशन नहीं बन पा रही है, they are failed to develop next generation. Is it clear? So hybrid infertility में हम म्यूज जानते हैं, म्यूज जो होते हैं स्टेराइल होते हैं। ओके, जो मेटिंग किस किस की मेटिंग से बनता है म्यूल, हॉर्स और डंकी की मेटिंग से म्यूल बनता है, लेकिन ये म्यूल जो होता है स्टेराइल होता है, तो इट कैन नॉट पास ऑन द कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो दीज ऑल आर द पोस्ट जाइगोटिक मैकेनिज्म। ठीक है, ये तीनों जो है जाइगोट के बाद की आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है। तो नई स्पीशीज अगर बननी है, स्पीशीएशन होना है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना जरूरी है। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होगा तो वो जेनेटिक जो है, जेनेटिक मेकअप जो है वो मिक्स हो जाएगा and it will not lead to speciation. So we have seen, let us come to the main slide. So here we have seen the genetic variation. We have seen all these points one by one that will lead to genetic variation. Then we have seen natural selection, how the nature is selecting the fittest one, the one which can adapt in that particular environment. Then speciation we have seen that नई species कैसे बनती है, पुरानी species कोई ओरिजिनल species है उससे नई species बन जाती है। एंड एलोपैट्रिक speciation कैन बी दैट, एंड सिम्पैट्रिक यानी कि म्यूटेशन की वजह से भी, वेरिएशन की वजह से भी नई species बन सकती है, और कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ गया है जिसकी वजह से दो species अलग हो गई हैं, और वो species इतनी अलग हो गई हैं कि दे कैन नॉट इंटरब्रीड। देन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना बहुत जरूरी है अगर स्पीशिएशन होना है तो। ओके, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में हमने बैरियर्स देख लिए, कौन कौन से बैरियर्स हैं जिसकी वजह से दो स्पीशीज इंक्यूबेट नहीं कर सकती हैं। So this is all about for today's. Thank you for watching my videos. I hope you are liking my lectures, and if you have any problem in any chapter, just write it in the comment box. I will try to make that video first.